Subscribe the channel SP Education and click the bell icon. हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपी एजुकेशन एंड दिस इज़ दिव्या। आज हमारी बायो की 5th क्लास है। तो 5th क्लास को शुरू करने से पहले या स्टार्ट करने से पहले जो हमारा यूनिट चल रहा है उस यूनिट का नाम है टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी में हम पहले डिफाइन कर चुके हैं कि टैक्सोनॉमी क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है। ये हमने टैक्सोनॉमी के फर्स्ट लेक्चर में ऑलरेडी डिफाइन कर लिया है। उसके बाद में जो सेकेंड लेक्चर रहा है उसमें हमने डिस्कस किया था प्लांट क्लासिफिकेशन को। आज हमारा उसका थर्ड लेक्चर है जिसका नाम है एनिमल क्लासिफिकेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एनिमल क्लासिफिकेशन को। तो लिख लेते हैं हम एनिमल क्लासिफिकेशन। एनिमल क्लासिफिकेशन को हम हिंदी में कहते हैं जंतु जगत का वर्गीकरण। क्या बोलते हैं? जंतु जगत का वर्गीकरण। पहले भी जो हमारी प्रीवियस क्लासेस रही हैं उनमें हमने बात की है कि आखिर वर्गीकरण की ज़रूरत क्यों पड़ी, प्लांट्स में वर्गीकरण की ज़रूरत क्यों पड़ी या टैक्सोनॉमी की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी। उसी प्रकार से जंतु जगत के वर्गीकरण की ज़रूरत आखिर पड़ी तो क्यों पड़ी। अब जैसे कुछ जंतु होते हैं, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो ज़मीन में रहते हैं, कुछ एनिमल्स होते हैं जो पानी में रहते हैं, कुछ एनिमल्स होते हैं जो हवा में रहते हैं। तो इस वजह से उनके स्टडी को इजी बनाने के लिए हमें जंतु जगत के वर्गीकरण की आवश्यकता पड़ी। तो सबसे पहले हम इनके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला कैरेक्टर्स होता है दीज आर, क्या होता है? दीज आर मल्टी सेलुलर। कैसे होते हैं ये? बहुकोशिकीय प्राणी होते हैं। ये कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर। दीज आर मल्टी सेलुलर एनिमल्स। ये कैसे होते हैं? बहुकोशिकीय होते हैं। दूसरा क्या है? दीज आर हेट्रोट्रॉपिक। कैसे होते हैं ये? हेट्रोट्रॉपिक एनिमल्स होते हैं। हेट्रोट्रॉपिक का मतलब ये होता है कि कैसे होते हैं? विषमभोजी। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? विषमभोजी। मतलब ये अपने भोजन के लिए दूसरे एनिमल्स के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंडेंट रहते हैं। मतलब पूरी तरीके से ये दूसरे एनिमल्स पर डिपेंड रहते हैं। इस वजह से इनको हम क्या कहते हैं? विषमभोजी कहते हैं। थर्ड है दे कंटेन या दे हैव सेल, दे डोंट कंटेन सेल वॉल। मतलब इनकी जो कोशिका होती है, इनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो इनकी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। तो एनिमल के जो सेल्स होती है इनका जो मेन कैरेक्टर होता है क्या होता है? ये इनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ये याद रखिएगा। कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफ्रेंशिएट होता है। तो सबसे मेन डिफ्रेंशिएट यही होता है कि जो एनिमल सेल होती है इनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है और जो प्लांट सेल्स होते हैं उनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। एनिमल सेल्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसे प्लाज्मा भित्ति कहते हैं। प्लांट सेल में भी पाई जाती है लेकिन कोशिका भित्ति उसके ऊपर पाई जाती है। इस वजह से ये एनिमल्स क्या होते हैं? ऐसे होते हैं। और जो 4 कैरेक्टर है एनिमल्स, जो इसका 4 कैरेक्टर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सर्वव्यापी होते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? ये सर्वव्यापी होते हैं। इन्हें इसमें इंग्लिश में कहते हैं कॉस्मोपॉलिटन। एनिमल्स आर कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब सर्वव्यापी। आप अगर पानी में देखेंगे तो पानी में भी मछलियाँ होती हैं। बहुत से एनिमल्स होते हैं जो पानी में रहते हैं, बहुत से एनिमल्स होते हैं जो हवा में रहते हैं, लैंड पर रहते हैं। हर जगह सर्वव्यापी हैं। अगर वर्ल्ड में कोई भी जगह अगर हम जाएंगे तो वहाँ कोई ना कोई एनिमल्स हमें देखने को मिलेंगे। तो जो एनिमल्स होते हैं कैसे होते हैं? सर्वव्यापी होते हैं, हर जगह पर व्याप्त होते हैं। तो एक बार इनको देख लेते हैं। जंतु जगत के जो हमारे कैरेक्टर्स हैं, सबसे पहला क्या है? दीज आर मल्टी सेलुलर। जो एनिमल्स होते हैं कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं,
कोशिकीय प्राणी होते हैं। दूसरा क्या है, दीज आर हेट्रोटॉपिक, मतलब इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, ये जो न्यूट्रिशन लेते हैं कैसे होते हैं, हेट्रोटॉपिक, दूसरे के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंडेंट होते हैं, मतलब निर्भर होते हैं। तीसरा क्या है, दे डोंट कंटेन सेल वॉल, मतलब इनकी जो सेल होती है उसके ऊपर सेल वॉल नहीं पाई जाती है। और जो 4 होता है, एनिमल्स आर कॉस्मोपॉलिटन, कॉस्मोपॉलिटन का मतलब सर्वव्यापी, जो एनिमल्स होते हैं वो हर जगह पाए जाते हैं। अब आ जाते हैं हम वर्गीकरण का आधार। तो जो एनिमल्स हैं इनके वर्गीकरण का कुछ आधार भी रहा होगा कि उनका वर्गीकरण किस प्रकार किया गया। तो लिख लेते हैं हम वर्गीकरण का आधार। तो जो सबसे पहला वर्गीकरण का आधार रहा है वो रहा है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या रहा है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो उनका बॉडी स्ट्रक्चर है उसका लेवल क्या है, कोशिकीय स्तर का है, टिश्यू लेवल का है, ऑर्गन लेवल का है, या ऑर्गन सिस्टम लेवल का है, या पूरी होल बॉडी है। तो उसको एक बार हम साइड में देख लेते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले क्या होती है, सेल होती है। सेल जब आपस में जुड़ जाती हैं, समूह बना लेती हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। टिश्यू को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, ऊतक बोलते हैं। तो सेल को क्या बोलते हैं, कोशिका, और टिश्यू को क्या बोलते हैं, ऊतक। टिश्यू जब बहुत सारे आपस में मिल जाते हैं, जैसे ग्रुप ऑफ सेल्स को क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं, उसी प्रकार ग्रुप ऑफ टिश्यूज को हम क्या कहते हैं, ऑर्गन कहते हैं। और जब बहुत सारे ऑर्गन मिल जाते हैं तो क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम। और जब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिल जाते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं, बॉडी। ठीक है। तो जो कोशिकाएं होती हैं, सबसे पहला जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ या बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ क्या होता है, सेल, मतलब जो लाइफ होती है उसकी शुरुआत कहाँ से होती है, एक कोशिका से होती है। चाहे ह्यूमन भी हो, कोई भी एनिमल ले लीजिए, अगर उसकी लाइफ की स्टार्टिंग होगी तो वो किससे होगी, एक कोशिका से ही होगी। तो सबसे पहले सेल हो गई। जब ग्रुप ऑफ सेल्स, ऐसे सेल के समूह, ऐसी कोशिकाओं के समूह जो कार्य में और संरचना में समान होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, ऊतक कहा जाता है। तो जब कोशिकाओं का ग्रुप आपस में कंबाइन हो जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, ऊतक। और जब बहुत सारे ऊतक मिलकर एक ही कार्य को करते हैं, एक ही फंक्शन को करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्गन। और जब बहुत सारे ऑर्गन मिल जाते हैं तो क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम। और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर क्या बना लेते हैं, बॉडी। एक बार एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे कोशिका हो गई, कोशिकाओं ने मिलकर टिश्यूज बना लिए, टिश्यूज मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन। जैसे बहुत सारे टिश्यूज मिल गए, जैसे हमारी स्किन ही होती है, स्किन होती है, त्वचा होती है, ये भी हमारी क्या है, एक तरीके की ऑर्गन ही है। और बॉडी का सबसे बड़ा जो ऑर्गन होता है वो स्किन होता है। ऑर्गन जैसे स्टमक हो गया, हार्ट हो गया, लिवर हो गया, ये सब क्या है, ऑर्गन है। अब जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गन मिलकर काम करते हैं। माउथ होता है, एलिमेंट्री कैनाल होती है, स्टमक होता है, लार्ज इंटेस्टाइन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। तो सारी जितनी भी ऑर्गन्स में होते हैं, सारे मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। और एक बॉडी में तो बहुत सारे सिस्टम होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया। तो ये सारे सिस्टम मिलाकर किसका फॉर्म करते हैं, बॉडी का फॉर्म करते हैं। तो उसी प्रकार से क्या है, इसमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहला जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है उसको हम क्या कहेंगे, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब ऐसे एनिमल्स जिनमें केवल कोशिकाएं ही पाई जाती हैं, उनमें कौन सा ऑर्गेनाइजेशन होता है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ऐसे जीव जंतु जिनके शरीर में केवल कोशिकाएं ही पाई जाती हैं, वो किस श्रेणी में रखे गए हैं, इस श्रेणी में रखे गए हैं। इसके एग्जाम्पल लिख लेते हैं। एग्जाम्पल कौन कौन से हैं हमारे इसके। एग्जाम्पल में आता है स्पंज। इसके बाद में जो दूसरा लेवल है उसको हम क्या कहेंगे, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। मतलब ऐसे एनिमल्स जिनमें केवल और केवल टिश्यूज ही पाए जाते हैं, उन एनिमल्स में कौन सा ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसका एग्जाम्पल क्या है, हाइड्रा।
ये जो स्पंज होता है ये पोरीफेरा में रखा गया है। किस में रखा गया है? पोरीफेरा। और ये जो हाइड्रा है इसको रखा गया है नाइडेरिया में। थर्ड है, पहला तो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, मतलब इसमें कोशिकीय स्तर की संरचना पाई जाती है। दूसरा हो गया टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसमें ऊतक के स्तरीय की संरचना पाई जाती है। थर्ड होता है ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ऐसे एनिमल्स जिनमें सेल मिलकर टिश्यू बनाती हैं और टिश्यू मिलकर ऑर्गन का निर्माण कर लेते हैं, तो उन एनिमल्स में कौन सा होता है? सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसका एग्जांपल है प्लेटीहेल्मिन्थ। इधर लिख लेते हैं इसका एग्जांपल क्या है इसका? प्लेटीहेल्मिन्थ। ये जो प्लेटीहेल्मिन्थ्स होते हैं बहुत फ्लैट एनिमल्स होते हैं। अभी जब हम फाइलम पढ़ेंगे तो हम उनको अच्छे से पढ़ लेंगे। तो एक बार इसको देख लेते हैं कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहला सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या था? जो एनिमल्स थे वो क्या थे? उनमें केवल सेल ही पाई जा रही थी, उनके जितने भी फंक्शंस थे वो सेल में ही हो रहे थे। उसके बाद में जो दूसरा है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसमें जो एनिमल्स थे उसमें जो सेल्स होती हैं वो ग्रुप में कंपाइल हो जाती हैं और सारे फंक्शंस करती हैं। इसके एग्जाम्पल क्या है? हाइड्रा नाइडेरिया में पाया जाता है। थर्ड है ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये किस में पाया जाता है? प्लेटीहेल्मिन्थ में। इसके बाद में जो 4 है ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए सबसे पहले सेल बनी, उसके बाद में टिश्यू बने, ऑर्गन बने, फिर क्या बने? ऑर्गन सिस्टम बने। इसका एग्जाम्पल है एनेलिडा। एनेलिडा में केचुआ आता है। क्या आता है? केचुआ। आजकल बारिश का मौसम चल रहा है, अब देख रहे होंगे काफ़ी जगह केचुए दिखाई देते हैं। तो जो ऑर्गन सिस्टम लेवल का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो किस में पाया जाता है? केचुए में पाया जाता है। केचुए के बाद में जितने भी हायर एनिमल्स होते रहते हैं, जैसे एनेलिडा हो गया, आर्थ्रोपोड्स हो गए, मोलस्कन्स हो गए, इकाइनोडर्म्स हो गए, कॉर्डेट्स हो गए, इन सब में जो लेवल होता है कौन सा होता है? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ऑर्गन सिस्टम यहाँ पर डेवलप हो गए और जब ऑर्गन सिस्टम बन जाते हैं तो पूरी बॉडी फॉर्म हो जाती है। ये तो हो गए हमारे ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद में जो सेकेंड है उसका नाम है सिमेट्री। क्या नाम है उसका? सिमेट्री। सिमेट्री को हम हिंदी में बोलते हैं सममिति। ये कभी कभी पूछ लिया जाता है कि इस एनिमल्स में कौन सी सममिति पाई जाती है। तो सममिति को बताने से पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि सममिति होती क्या है। सममिति का मतलब होता है कि जैसे कोई भी सेंट्रल एक्सिस से कोई भी रेखा आती है और बॉडी को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर लेती है, उस कंडीशन को हम सममिति बोलते हैं। मान लीजिए ये कोई बॉडी है और ये उसके सेंट्रल एक्सिस से ये लाइन आई, तो ये क्या कर रही है? इस बॉडी को 2 पार्ट में इक्वली डिवाइड कर रही है। अगर हम इधर से लाइन खींचे तो भी डिवाइड कर रही है, इधर से खींचे तो भी डिवाइड कर रही है, इधर से खींचे तो भी डिवाइड कर रही है। मतलब ये बॉडी को कई सारे पार्ट्स में इक्वली डिवाइड कर रही है। तो इस कंडीशन को क्या कहा जाता है? सममिति। सममिति जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। सबसे पहला होता है एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल जो सममिति होती है इसमें क्या होता है? जो सेंट्रल एक्सिस से लाइन आती है वो बॉडी की किसी भी पार्ट से उसको 2 भाग में डिवाइड कर सकती है। 2 भाग में, 3 भाग में, 4 भाग में। जैसे फ्लावर होता है, अगर हम उसको डिवाइड करें तो ऐसे ऐसे कई सारे पार्ट्स में हम उसको इक्वली डिवाइड कर सकते हैं। तो इस प्रकार की जो सममिति होती है, इस प्रकार की जो सिमेट्री होती है वो किस में पाई जाती है? एनिमल्स में। तो इसका जो एग्जाम्पल है एसिमेट्रिकल सिमेट्री, स्पंज। स्पंज को हम कई भाग में इक्वली डिवाइड कर सकते हैं। दूसरी होती है रेडियल सिमेट्री। जो रेडियल सिमेट्री होती है इसमें जो सेंट्रल एक्सिस से लाइन आती है वो बॉडी को इक्वली 2 पार्ट्स में ही डिवाइड करती है। ये आप याद रखिएगा।
इसमें और इसमें क्या डिफरेंशिएट होता है, इसमें सेंट्रल एक्सिस से जो लाइन आती है वो बॉडी के कई पार्ट्स को इक्वली डिवाइड कर सकती है। अगर हम कहीं से भी लाइनिंग करेंगे तो वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, चाहे ऐसे करेंगे चाहे ऐसे करेंगे, ऐसे मतलब किसी भी डायरेक्शन से हम अगर सेंट्रल एक्सिस डालेंगे तो उस बॉडी को 2 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड करेगा। लेकिन जो रेडियल सिमेट्री होती है उसमें ऐसा नहीं होता, उसमें क्या होता है सेंट्रल एक्सिस से ही लाइन आती है और वो बॉडी को 2 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड करती है। मान लीजिए ये एक बॉडी है और ये सेंट्रल एक्सिस से लाइन आ रही है तो इसको 2 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड करेगी। तो ये इसका एग्जाम्पल है हाइड्रा। और ये उसमें भी इकाइनोडर्म जो स्टारफिश होती है उसमें भी पाया जाता है, स्टारफिश। थर्ड होती है बाइलेटरल सिमेट्री, ये ह्यूमन में पाई जाती है। इसे हम हिंदी में द्विपार्श्व सममिति बोलते हैं, द्विपार्श्व सममिति बोलते हैं। इसे क्या कहा जाता है, द्विपार्श्व सममिति कहा जाता है किसे, रेडियल, इसको बाइलेटरल सिमेट्री को। इसमें क्या होता है जैसे ह्यूमन है, ह्यूमन को अगर हम इक्वली हाफ पार्ट्स में डिवाइड करें तो क्या होता है, एक आंख इधर पार्ट में जाएगी, एक आंख इधर पार्ट में जाएगी। जो हमारी नाक है वो क्या है, सिंगल है, तो हाफ बीच में हो जाएगी। लंग्स कितने हैं, 2 हैं। किडनी कितनी है, 2 हैं। तो इक्वली क्या होगा, पूरी बॉडी जो है पूरी डिवाइड हो जाएगी। तो ये जो होती है इसमें ह्यूमन आता है। रेडियल सिमेट्री को हम अरीय सममिति भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अरीय सममिति। तो बाइलेटरल सिमेट्री को क्या बोला गया, द्विपार्श्व सममिति बोला गया। और इसको रेडियल सिमेट्री को क्या बोला गया, अरीय सममिति बोला गया। और जो ये होती है एसिमेट्रिकल, इसको हम बोलते हैं असममिति। मतलब हम इसको किसी भी एंगल से कहीं से भी काट सकते हैं। असममिति क्या बोलते हैं इसको, असममिति बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया क्या, लेवल ऑफ, पहले तो हमारा क्या था, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था। दूसरा क्या है, सिमेट्री हो गई। अब हम शुरुआत करते हैं फाइलम की। तो सबसे पहला फाइलम क्या है, प्रोटिस्टा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला फाइलम क्या है, प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा को हिंदी में भी प्रोटिस्टा ही कहते हैं। इनके कैरेक्टर्स की बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो ये क्या होते हैं, ये यूनिसेलुलर होते हैं। कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर। ये एनिमल्स यूनिसेलुलर होते हैं। कंप्लीट सेल होती है, जितने भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं इनमें सब पाए जाते हैं। इस वजह से क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब इनका जो पोषण होता है वो किस प्रकार से होता है, 2 होता है, 2 प्रकार से होता है। सबसे पहला क्या होता है, ऑटोट्रॉप, ऑटोट्रॉप्स। दूसरा क्या होता है, हेट्रोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स में क्या आता है, यूग्लिना आता है। ऑटोट्रॉप में यूग्लिना को रखा गया है। क्यों रखा गया है, क्योंकि जो यूग्लिना होता है इसकी जो सेल वॉल होती है इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। और क्लोरोफिल पाए जाने की वजह से जो यूग्लिना होता है ये क्या करता है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करता है। इस वजह से इसको किस में रखा गया है, ऑटोट्रॉप में रखा है। जो दूसरा है हेट्रोट्रॉप्स, ये क्या होते हैं, परपोषी होते हैं। मतलब किसी भी दूसरे एनिमल्स के ऊपर ये कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, अमीबा। इसका जो थर्ड है उसमें क्या रखेंगे, सेल वॉल। तो जितने भी एनिमल्स होते हैं प्रोटिस्टा में, जितने भी एनिमल्स को रखा गया इनमें क्या होता है, इनमें सेल वॉल पाई जाती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है। अमीबा का एक खास कैरेक्टर होता है, ये होता है कि इनमें स्यूडोपोडिया पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया को हिंदी में हम कूटपाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्यूडोपोडिया। इनको हम बोलते हैं कूटपाद। मतलब क्या होता है, जब इनको गमन करना होता है, मोशन करना होता है, आगे बढ़ना होता है, तो ये क्या करते हैं, इनमें कुछ फाल्स पैर निकल आते हैं। जैसे जो स्ट्रक्चर होता है अमीबा का उसमें छोटे छोटे पैर जैसे निकल आते हैं। उसके थ्रू क्या करता है, ये लोकोमोशन की प्रोसेस कर लेता है। उसके बाद में जब इसे लोकोमोशन की ज़रूरत नहीं होती है तो इनके जो पैर होते हैं वो क्या हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं, कूटपाद कहते हैं। इनमें स्यूडोपोडिया पाए जाते हैं।
तो ये हो गया प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के बाद में जो नेक्स्ट है ये देख लीजिए, ये क्या है, अमीबा का डायग्राम। अमीबा ये जो ऊपर के स्ट्रक्चर निकले हुए हैं इन्हें क्या कहा जाता है, ये क्या है, स्यूडोपोडिया होते हैं। स्यूडोपोडिया का मतलब फाल्स पैर होते हैं, मतलब ये क्या करते हैं, आगे जो इनमें लोकोमोशन होता है, गमन होता है, इनके लिए ये क्या काफ़ी बेनिफिशियल रहते हैं। इनमें ये जो छोटी छोटी हैं, ये जो छोटी छोटी संरचनाएं पाई जा रही हैं, इनको क्या बोला जाता है, ये फूड वैक्यूल्स होती हैं। क्या बोलते हैं इनको, फूड वैक्यूल्स। इनमें से ये क्या करते हैं, जो खाना होता है उसको स्टोर करते रहते हैं, कैप्चर करते हैं, और इन्हीं के थ्रू इनका न्यूट्रिशन होता है। इसके बाद में ये आ गया, ये क्या है, ये पैरामीशियम है। इसको क्या बोलते हैं, पैरामीशियम। पैरामीशियम को एक चीज़ और बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, स्लीपर एनिमल भी बोलते हैं। पिछली क्लास में बताया था, इसको क्या बोलते हैं, स्लीपर एनिमल भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं स्लीपर एनिमल, क्योंकि ये जो पैरामीशियम होता है इसकी जो संरचना है आप देखिए बिल्कुल स्लीपर के जैसी है, इसी वजह से क्या बोला जाता है, इसको स्लीपर एनिमल्स बोलते हैं। और इसमें जो लोकोमोशन होता है, ये छोटे छोटे धागे जैसी संरचनाएं दिखाई दे रही हैं, इनके थ्रू होता है। इन्हें हम क्या बोलते हैं, सीलिया। तो एक बार पैरामीशियम देख लेते हैं। पैरामीशियम क्या होता है, इसको स्लीपर एनिमल बोलते हैं। इनमें जो लोकोमोशन होता है वो सीलिया के थ्रू होता है, और इनमें कहीं कहीं पर क्या होता है, इनमें दो न्यूक्लियस पाए जाते हैं, एक बड़ा न्यूक्लियस होता है, एक छोटा न्यूक्लियस होता है, और इनमें जो फूड होता है वो हेट्रोट्रॉपिक कंडीशन में होता है। ये आ गया। थर्ड इसका एग्जाम्पल है यूग्लिना। यूग्लिना में एक फ्लैजिला होता है, ये लंबे लंबे जो धागे जैसी संरचनाएं दिखाई दे रही हैं यूग्लिना में, इनको क्या बोलते हैं, फ्लैजिला बोलते हैं। और इनमें जो लोकोमोशन होता है वो किसके थ्रू होता है, इन्हीं फ्लैजिला के थ्रू ये आगे बढ़ते हैं। लोकोमोटरी ऑर्गन होता है इनका क्या, फ्लैजिला। और इनमें ये देखिए ये छोटे छोटे ग्रीन कलर के मॉलिक्यूल्स ऐसे दिख रहे हैं, ये क्या है, क्लोरोफिल है। क्या बोलते हैं इन्हें, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का काम क्या होता है, सनलाइट की प्रेजेंस में फूड को बनाना। इस वजह से क्या होते हैं, ये ऑटोट्रॉप्स होते हैं। कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं, ये हेटरोट्रॉप्स होते हैं। तो ये हमारा प्रोटिस्टा फाइलम कंप्लीट हो गया। एक बार प्रोटिस्टा को फिर से देख लेते हैं। प्रोटिस्टा ये कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉप और हेटरोट्रॉप होता है। सेल वॉल होती है और इनमें कूटपात पाए जाते हैं। उसके बाद में हमने एग्जाम्पल देखा था, कौन सा देखा, अमीबा देखा। अमीबा के बाद में पैरामीशियम और यूग्लिना देखा। इसके बाद में जो सेकेंड फाइलम है उसका नाम है पोरीफेरा। सेकेंड फाइलम का नाम क्या है, पोरीफेरा। पोरीफेरा का एक जो मेन कैरेक्टर होता है, इसका नाम पोरीफेरा ही क्यों रखा गया, क्योंकि जो ये पोरीफर्स एनिमल्स होते हैं इनकी जो बॉडी होती है उनमें छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं, होल होते हैं। मतलब इनकी जो बॉडी होती है कैसी होती है, इसमें होल होते हैं। इसकी वजह से इन्हें क्या कहा गया, पोरीफर्स कहा गया। इसी वजह से इस फाइलम का नाम क्या रखा गया, फाइलम पोरीफेरा। तो सबसे पहला इनका कैरेक्टर क्या हो गया कि इनमें दीज आर और हाँ, ये जो एनिमल्स होते हैं ये इनमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं कि दे हैव सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है, इनमें जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है कैसा होता है, सेलुलर। प्रोटिस्टा में क्या था, एक कोशिकी था, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सेल्स बन रही हैं। तो ये इसमें जो लेवल हो गया वो कौन सा हो गया, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। इसके बाद में क्या होता है, इनमें वाटर कैनाल सिस्टम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, इनमें वाटर कैनाल सिस्टम पाया जाता है। ये इनका सेकेंड कैरेक्टर है, क्या है, वाटर कैनाल सिस्टम। अब वाटर कैनाल सिस्टम क्या होता है उसको देख लेते हैं एक बार। वाटर कैनाल सिस्टम में जो वाटर होता है, जैसे मान लीजिए ये एक बॉडी है, ये मान लीजिए ये एक बॉडी है, कोई भी पोरीफर्स की बॉडी हो गई। तो यहाँ पे क्या होता है, छोटे छोटे होल पाए जाते हैं। तो जो वाटर होता है इनमें जो खाना होता है, जितने भी फूड पार्टिकल्स होते हैं, रेस्पिरेशन होता है, सर्कुलेशन होता है, एक्सक्रीशन होता है, वो किसके थ्रू होता है, इन्हीं होल्स के थ्रू होता है। तो ये जो होल्स होते हैं इन्हें क्या बोलते हैं, ऑस्टिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑस्टिया। और ये जो ऊपर बड़ा होल होता है उसको हम ऑस्कुलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑस्कुलम।
ठीक है। तो जो वाटर होता है, वाटर यहाँ से जाता है, इन होल्स के थ्रू अंदर जाता है, उनमें जितने भी फूड पार्टिकल्स होते हैं वो इनके अंदर फंस जाते हैं और सारा पानी दूसरी साइड से जो होल्स होते हैं वहाँ से बाहर निकल जाता है। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? वाटर कैनाल सिस्टम। मतलब इनमें जितना भी डाइजेशन होता है, इनका न्यूट्रिशन होता है, रेस्पिरेशन होता है, एक्सक्रीशन, जितनी भी बॉडी में प्रोसेसेस होती हैं वो किसके थ्रू होती हैं? वाटर कैनाल सिस्टम के थ्रू ही इनकी सारी प्रोसेस कंप्लीट होती हैं। तो ये इनका सेकेंड मेन कैरेक्टर हो गया। सी दीज आर मैराइन एनिमल्स। ये कैसे होते हैं? मैराइन होते हैं। मैराइन का मतलब समुद्री। कहाँ रहते हैं? समुद्र में रहते हैं, सी में रहते हैं। तो वाटर जो होता है 2 टाइप्स का होता है। पहला होता है मैराइन, दूसरा होता है फ्रेश वाटर। जो फ्रेश वाटर होता है वो नदियों में, तालाब में और झीलों में पाया जाता है, तो उस वाटर को क्या कहा जाता है? फ्रेश वाटर। और जैसे जलप्रपात हो गए, वाटरफॉल्स हो गए, उसका भी जो वाटर होता है वो कैसा होता है? फ्रेश वाटर होता है। लेकिन जो समुद्र का पानी होता है, सॉल्टी वाटर होता है, उसको क्या कहा जाता है? मैराइन वाटर कहा जाता है। तो ये कहाँ पाए जाते हैं? मैराइन वाटर में पाए जाते हैं, सी वाटर में पाए जाते हैं। इसके एग्जाम्पल लिख लेते हैं। सबसे पहला है साइकॉन, दूसरा है स्काइफा। अब ये डायग्राम देख रहे होंगे, ये देखिए ये क्या है? साइकॉन है। इसमें क्या है कि ये देखिए ये इस तरीके से बना होता है। देखने में तो ये प्लांट जैसे लगते हैं, लेकिन ये एक्चुअली में प्लांट नहीं है। ये क्या है? एनिमल्स हैं। ये देखिए ये कोरल है, ये क्या है? एनिमल्स हैं। ये कहीं से भी प्लांट नहीं है, ये एनिमल्स ही होते हैं। जैसे ये इनमें जैसे वाटर आता है यहाँ से, ये क्या दिख रहा है? ये ऑस्टिया दिख रहा है। अभी वहाँ पे बताया था, ये इनके क्या होते हैं? ऑस्कुलम। ये बड़े बड़े होल होते हैं, इनसे पानी अंदर जाता है और जितने भी फूड पार्टिकल्स होते हैं, मटेरियल होते हैं, वो इन बॉडी में फंस जाते हैं और इन्हीं से इनका न्यूट्रिशन होता रहता है। तो ये सारे, ये ल्यूकोसालिनिया, इसको क्या बोलते हैं? ल्यूकोसालिनिया। लिख लेते हैं यहाँ पे इसका एग्जाम्पल, ल्यूकोसालिनिया। तो ये हो गया क्या? पोरीफर्स। पोरीफर्स का मेन कैरेक्टर क्या था? दीज आर पोर बियरिंग एनिमल्स। मतलब ऐसे एनिमल्स जिनकी बॉडी में पोर होते हैं, छिद्र होते हैं, किसमें रखे गए? पोरीफर्स में। तो दे, और इनका जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है? सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसमें सेल्स पाई जाती हैं। प्रोटिस्टा में एक कोशिकी था, इसमें बहुत सारी कोशिकाएं हैं। मतलब ये हमें विजिबल फॉर्म में दिखाई देती है। इनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इनमें वाटर कैनाल सिस्टम पाया जाता है। वाटर कैनाल सिस्टम के थ्रू ही क्या करते हैं? इनमें जितनी भी बॉडी की प्रोसेसेस होती हैं, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, सारी प्रोसेस इसमें होती हैं। ये कैसे होते हैं? मैराइन होते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या है? साइकॉन, स्काइफा और ल्यूकोसालिनिया। ठीक है। इसके बाद में जो हमारा थर्ड है उसका नाम है नाइडेरिया। जो थर्ड फाइलम है उसका नाम क्या है? नाइडेरिया। तो जो नाइडेरियंस होते हैं इन्हें हम सीलेंटरेटा भी बोलते हैं, लिख सकते हैं सीलेंटरेटा। इन्हें सीलेंटरेटा एनिमल्स क्यों बोलते हैं? इन्हें सीलेंटरेटा एनिमल्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सीलोम लिखा हुआ है। सीलोम का मतलब होता है सीलोम का मतलब होता है गुहा। जैसे मान लीजिए कोई भी बॉडी हो, ह्यूमन बॉडी को ही ले लेते हैं क्योंकि हमने अपनी बॉडी को ही अच्छे से देख रखा है। तो जो ह्यूमन बॉडी होती है, अगर उसके सारे ऑर्गन्स को हम बाहर निकाल दें तो क्या होता है? केवल आउटर कवर बचता है हमारी स्किन का, अंदर एक गुहा जैसी पाई जाती है। तो इस तरीके की जो संरचना होती है, इस तरीके का जो स्ट्रक्चर होता है, उसको हम क्या कहते हैं? सीलोम कहते हैं। हम कैसे एनिमल्स हैं? सीलोमेटिक एनिमल्स हैं। हमारे अंदर सीलोम पाया जाता है, गुहा पाई जाती है। तो जिस ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से गुहा पाई जाती है उसको हम क्या कहते हैं? सीलोमेट एनिमल्स कहते हैं। तो ये कैसे होते हैं? सीलेंट, इनमें सीलोम पाई जाती है। इनका जो मेन कैरेक्टर होता है कैसा, क्या होते हैं? दीज आर मैराइन। ये कैसे होते हैं? मैराइन एनिमल्स होते हैं। मतलब ये भी समुद्र में पाए जाते हैं। दूसरा क्या है इनका? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है इनका, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इनका जो ऑर्गेनाइजेशन होता है कैसा? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। मतलब बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर टिश्यू बना लेती हैं, तो इसमें ये होता है। और इसका जो थर्ड है, इनकी जो बॉडी होती है 2 प्रकार की होती है, पॉलिप और मेड्यूसा। तो सबसे पहला क्या होता है? पॉलिप। पॉलिप में क्या होता है? और मेड्यूसा, ये याद रखिएगा। ये एग्जाम्पल, इनके एग्जाम्पल पूछ देते हैं कि पॉलिप क्या होता है और मेड्यूसा क्या होता है। तो जो पॉलिप होता है, इसमें जो एनिमल्स होते हैं एक जगह स्थिर रहते हैं।
पूरी तरीके से एक जगह स्थिर रहते हैं, ये मोशन नहीं करते हैं, गति नहीं करते, एक ही जगह पर स्थिर रहते हैं, तो वो किस में रखे गए, पॉलिप में रखे गए। और मेड्यूसा में क्या होता है, ये एक जगह से दूसरी जगह गति करते रहते हैं। तो पॉलिप का एग्जाम्पल है हाइड्रा, ये एक ही जगह स्थिर रहता है। और जो मेड्यूसा है इसका है जेलीफिश। ये जो आप सामने डायग्राम देख रहे हैं ये जेलीफिश का ही डायग्राम है। नाम तो यहाँ पर फिश लिखा हुआ है लेकिन ये फिश नहीं होती है, इसको सिलेंटरेटा में रखा गया है। और ये क्या होता है, ल्यूमिनेसेंट होता है, इससे कभी कभी क्या होता है लाइट चमकती हुई दिखाई देती है, इससे क्या कहते हैं, बायोल्यूमिनेसेंट कहते हैं। और ये क्या होता है, मोशन गति में करता रहता है। तो ये हो गया नाइडेरिया। इसको एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं। इसको हम सिलेंटरेटा कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ से गुहा की शुरुआत हो जाती है, बॉडी में जो गुहा होती है उसकी शुरुआत हो जाती है। ये कैसे होते हैं, मैराइन होते हैं, मैराइन को हिंदी में समुद्री कहते हैं, ये समुद्र में पाए जाते हैं। इसके बाद में इनका जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। इनकी बॉडी के दो फॉर्म होते हैं, पॉलिप और मेड्यूसा। पॉलिप में क्या होता है, ये एक ही जगह स्थिर रहते हैं, उसका एग्जाम्पल है हाइड्रा। और उसके बाद में जो दूसरा मेड्यूसा है उसका जो एग्जाम्पल है वो क्या है, जेलीफिश। ये जेलीफिश का डायग्राम सामने आपको दिखाई दे रहा है। इसके बाद में जो फोर्थ है उसका है टीनोफोरा। जो फोर्थ फाइलम है उसका नाम क्या है, टीनोफोरा। इसका एक एग्जाम्पल एग्जाम में पूछा जाता है कि ये जो होते हैं बायोल्यूमिनेसेंस होते हैं। कैसे होते हैं, बायोल्यूमिनेसेंस होते हैं, ये पानी में अपने आप को चमकते रहते हैं। ये क्या होते हैं, पानी में रहते हैं तो चमकते रहते हैं, मतलब प्रकाश को बाहर निकालते हैं, मतलब लाइट को इमिट करते रहते हैं। इस वजह से क्या होते हैं, ये बायोल्यूमिनेसेंट होते हैं। तो सबसे पहला कैरेक्टर इनका लिख लेते हैं, ये मल्टीसेलुलर होते हैं। मल्टीसेलुलर होते हैं, कैसे होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। दूसरा क्या है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है इसमें भी जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है वो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। थर्ड क्या होता है, ये बायोल्यूमिनेसेंस होते हैं। कैसे होते हैं, बायोल्यूमिनेसेंस। बायोल्यूमिनेसेंस का मतलब ये नाइट में चमकते हैं, पानी के अंदर रहते हैं, कैसे होते हैं, चमकते रहते हैं। इस वजह से ये कैसे एनिमल्स होते हैं, बायोल्यूमिनेसेंस होते हैं। ये जो एग्जाम्पल है टीनोफोरा का ही एग्जाम्पल है। इसमें क्या होता है, ये ऊपर से ये माउथ बना हुआ है, टेंटिकल्स। ये टेंटिकल्स इसलिए बने होते हैं, ये इनमें ये याद रखिएगा, ये पॉइजनस टेंटिकल्स होते हैं। इनके जो टेंटिकल्स होते हैं कैसे होते हैं, पॉइजनस होते हैं। और ये जो इनके अंदर का ये दिख रहा है MCTC फेरिंग्स, ये फेरिंग्स का काम यहाँ पर डाइजेशन का काम होता है। फेरिंग्स के थ्रू ये इसका माउथ दिख रहा है, यहाँ से ये खाने को अंदर लेता है और फेरिंग्स के थ्रू होते हुए इसका खाना डाइजेस्ट होता है। इसका जो माउथ होता है वो नीचे के साइड में होता है। तो ये हो गया टीनोफोरा। इसका एग्जाम्पल है सी गूस बेरी। इसका एग्जाम्पल क्या है, सी गूसबेरी। ये आप याद रखिएगा, कैसा होता है, बायोल्यूमिनेसेंस होता है, लाइट को इमिट करता रहता है, ये मेन कैरेक्टर होता है इसका। ठीक है, तो इस बार इसको देख लेते हैं। टीनोफोर्स क्या होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, बायोल्यूमिनेसेंस होते हैं, इनके जो टेंटिकल्स होते हैं इनमें क्या होता है, ये पॉइजनस होते हैं, मतलब इनमें पॉइजन पाया जाता है। इसका एग्जाम्पल है सी गूसबेरी। ठीक है, तो ये हो गया टीनोफोरा। टीनोफोरा के बाद में आता है प्लेटीहेल्मिंथ। ये हमारा है क्या, प्लेटीहेल्मिंथ। प्लेटीहेल्मिंथ्स ये होते हैं, दिखने में ऐसे होते हैं एकदम। इनका नाम प्लेटीहेल्मिंथ इसलिए रखा गया है क्योंकि एकदम फ्लैट एनिमल्स होते हैं, बिल्कुल चपटे होते हैं। इनको हिंदी में क्या बोला जाता है, चपटे कृमि बोला जाता है। क्या बोला जाता है, चपटे कृमि। हेल्मिंथ का मतलब होता है कृमि, याद रखिएगा, क्या बोलते हैं, कृमि। कृमि का मतलब कीड़े मकोड़े। ये कैसे होते हैं, बिल्कुल चपटे कृमि होते हैं, बिल्कुल फ्लैट होते हैं। और ये सबसे ज़्यादा इंस्टाइन में पाए जाते हैं, पिग की इंस्टाइन में सबसे ज़्यादा ये पाया जाता है। पैरासाइट, ये मोस्टली पैरासिटिक फॉर्म में रहते हैं, चाहे ह्यूमन बॉडी हो, एनिमल बॉडी हो, ये पैरासिटिक फॉर्म में ही पाए जाते हैं। तो इनमें जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, इनके कैरेक्टर्स लिख लेते हैं। तो जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है इनका कैसा होता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनमें स्टार्ट हो जाता है। क्या होता है, वहाँ पर पहले टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चल रहा था, अब टिश्यू मिलकर क्या बना रहे हैं, ऑर्गन बना रहे हैं। तो इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। तो लिख लेते हैं। तो इनका जो पहला कैरेक्टर है वो क्या है,
लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये क्या होते हैं? ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इनमें जो ऑर्गेनाइजेशन होता है कैसा होता है? ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। और दूसरा क्या है इनका कैरेक्टर? ये फ्लैट एनिमल्स होते हैं। कैसे होते हैं? एकदम फ्लैट एनिमल्स होते हैं। और थर्ड कैरेक्टर है इनका, ये पैरासिटिक फॉर्म में पाए जाते हैं। मोस्टली कैसे होते हैं? पैरासिटिक फॉर्म में पाए जाते हैं। पैरासिटिक फॉर्म का मतलब ये होता है कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये दूसरे एनिमल्स के अंदर रहते हैं, अंदर ही ये सर्वाइव करते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? फ्लैट वर्म। ये जो दिख रहा है इसका नाम टीनिया सोलियम है। हिंदी में इसे क्या कहते हैं? फीताकृमि। तो लिख लेते हैं टीनिया सोलियम। टीनिया सोलियम ये इसका जूलॉजिकल नेम है और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? फीताकृमि बोलते हैं। ये ह्यूमन के इंटेस्टाइन में भी पाया जाता है। जो पेट के कीड़े बोले जाते हैं कि इनको पेट के कीड़े हो गए, तो ये क्या होता है? यही एनिमल्स ही होता है जो पेट में पाया जाता है। तो इसका एग्जाम्पल फीताकृमि हो गया। तो ये क्या हो गया? प्लेटीहेल्मिन्थ। प्लेटीहेल्मिन्थ का मतलब ऐसे एनिमल जो बिल्कुल फ्लैट होते हैं, बिल्कुल चपटे होते हैं, इनमें ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। और ये क्या होते हैं? सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पैरासिटिक फॉर्म में ही रहते हैं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है वो क्या है? फाइलम निमेटोडा। फाइलम निमेटोडा का मतलब क्या होता है? ये भी पूरी तरीके से दूसरे एनिमल्स के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, पूरी तरीके से डिपेंड होते हैं। मतलब इनकी जो लाइफ साइकिल होती है वो इन्हीं के अंदर ही कंप्लीट होती है। जैसे इसका जो एग्जांपल है स्कैरिस, ये स्कैरिस दिख रहा है आपको। ये क्या होता है? जो ह्यूमन होता है, ह्यूमन की इंटेस्टाइन में ये पैरासिटिक फॉर्म में पाया जाता है। अगर इसे ह्यूमन की इंटेस्टाइन ना मिले तो ये सर्वाइव ही नहीं कर सकता है। इसके जो अंडे होते हैं वो कहाँ फर्टिलाइज होते हैं? ये ह्यूमन के इंटेस्टाइन में ही फर्टिलाइज होते हैं। इसलिए इसको भी पेट के कीड़े बोलते हैं। जैसे नहीं बोलते पेट के कीड़े हो गए, तो ये भी उसी में ही रखा गया है। तो इसके जो कैरेक्टर्स होते हैं, सबसे पहला क्या होता है? इनमें ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है इनमें? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। तो ये याद रखिएगा कैसे होते हैं ऑर्गन सिस्टम। इनका जो पहला कैरेक्टर क्या होता है? ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, मतलब ऑर्गन सिस्टम का एक बात याद रखिएगा, इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो इसी फाइलम से ही कंप्लीट अवस्था में पाया जाता है। उससे पहले जो ऑर्गन्स थे उनमें डाइजेशन होता था, ऐसा नहीं कि होता नहीं था, लेकिन कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम इन्हीं एनिमल से शुरुआत हुआ है। तो लिख लेते हैं यहाँ पर जो इनका सेकेंड कैरेक्टर है, दे हैव कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है कैसा होता है? पूरी तरीके से कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। और इनमें जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है कैसा होता है कि इनमें जो ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, मतलब पूरे जितने भी सिस्टम होते हैं पाए जाते हैं। एक बात याद रखिएगा, यहाँ पर जो ये होते हैं इनमें मेल एंड फीमेल अलग अलग होते हैं। मेल एंड फीमेल दोनों बॉडीज़ अलग अलग होती हैं, ये याद रखिएगा। इसमें जो फीमेल होती है वो कैसी होती है? बड़ी होती है, और जो मेल होता है वो छोटा होता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल लिख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल है एस्कैरिस। क्या है इसका एग्जाम्पल? एस्कैरिस। ये जो डायग्राम देख रहे हैं ये क्या है? एस्कैरिस का है। ये किसका डायग्राम है? ये भी एस्कैरिस का ही डायग्राम है, ये भी एस्कैरिस ही है। तो ये सारे जो होते हैं ह्यूमन की जो इंटेस्टाइन होती है, जो बड़ी आंत होती है, छोटी आंत होती है, यहाँ तक कि ये क्या होता है? एस्कैरिस ये पूरी बॉडी, इसकी जो लाइफ साइकिल होती है हमारी पूरी बॉडी में घूमती रहती है। सबसे पहले जैसे मान लीजिए कंटामिनेटेड फूड। कंटामिनेटेड फूड का मतलब होता है प्रदूषित भोजन। जैसे मान लीजिए हम हवा में खड़े होकर खाना खा रहे हैं तो उसके जो अंडे होते हैं बहुत छोटे छोटे। ये जो एस्कैरिस होता है एक बार में लगभग 2 करोड़ अंडे देता है। याद रखिएगा कितने देता है? लगभग 2 करोड़ से ज़्यादा अंडे देता है। तो सोचिए ये जब इतना छोटा होता है तो इसके अंडे कितने छोटे छोटे होते होंगे। तो ये खाने के थ्रू क्या होते हैं? हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं, खाने के थ्रू या पानी के थ्रू या हवा के थ्रू ये बॉडी के अंदर जाते हैं। फिर इनकी लाइफ साइकिल स्टार्ट होती है। अंडे जाते हैं, फिर उनसे क्या होता है? लार्वी निकलते हैं, फिर वो लंग्स में, लंग्स से हार्ट में, हार्ट से होते हुए स्टमक में, स्टमक से जाते हुए कहाँ जाते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर इनकी जो अडल्ट स्टेज आती है, मतलब इनकी जो अवस्था आती है, वयस्क अवस्था आती है, वो कहाँ आती है? स्मॉल इंटेस्टाइन में आकर स्टार्ट होती है। तो ये हो गया एस्कैरिस। ये हो गया कौन सा फाइलम? फाइलम निमेटोडा।
ठीक है, तो इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, इसके बाद में क्या होता है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, मेल और फीमेल इनमें क्या होते हैं, डिफ्रेंशिएट होते हैं, और इसका एग्जांपल क्या है, स्कैरिस। इसके बाद में जो नेक्स्ट है ये क्या है, फाइलम एनेलिडा। फाइलम एनेलिडा का जो मेन कैरेक्टर होता है क्या होता है, दे हैव सेगमेंटेड बॉडी। कैसी होती है इनकी बॉडी, सेगमेंटेड होती है। जैसे ये देखिए, ये केचुआ दिख रहा है, इसकी बॉडी देखिए ये कैसी दिख रही है, सेगमेंटेड बॉडी दिख रही है, मतलब छोटे छोटे मेटामेरिकली सेगमेंटेड दिख रही है। ये देखिए ये ऐसे 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 दिख रही है, ये क्या है, सेगमेंटेड बॉडी है। तो इसका जो सब लिख लेते हैं कैरेक्टर, क्या लिखेंगे सब कैरेक्टर हम इसका, कि दे हैव सेगमेंटेड बॉडी। कैसी होती है बॉडी इनकी, सेगमेंटेड। तो सबसे पहला कैरेक्टर क्या है एनेलिडा का, दे हैव सेगमेंटेड बॉडी। कैसी बॉडी होती है इनकी, सेगमेंटेड होती है। दूसरा कैरेक्टर होता है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इनका जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, ऑर्गन सिस्टम होता है, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम सब कंप्लीट होते हैं इनमें। और इनमें जो रेस्पिरेशन होता है वो स्किन के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है, स्किन के थ्रू। इनकी जो स्किन होती है बहुत ही मॉइस्ट होती है, नम होती है, इसकी वजह से जो इनमें रेस्पिरेशन होता है वो स्किन के थ्रू होता है। और इनमें 4 हार्ट पाए जाते हैं, 2 वेंट्रल साइड और 2 लेटरल साइड। वेंट्रल लेटरल का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए ये वेंट्रल साइड हो गई, ये लेटरल साइड हो गई, ये लेटरल हो गई, ये वेंट्रल हो, मतलब जो नीचे का भाग होता है इसको हम वेंट्रल कहते हैं, ऊपर के भाग को लेटरल कहते हैं। तो वेंट्रल भाग और लेटरल भाग दोनों भाग में क्या होता है कि 2 हार्ट ऊपर साइड में होते हैं, 2 हार्ट नीचे साइड में। तो जो एनिलेट्स होते हैं इनमें हार्ट कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो और इनमें जो ऑर्गन सिस्टम होता है, इनमें जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है ऑर्गन सिस्टम का होता है, इसमें कंप्लीट जितने भी सिस्टम होते हैं सारे के सारे पाए जाते हैं। थर्ड क्या होता है, ये भी हेट्रोटॉपिक होते हैं। कैसे होते हैं, हेट्रोटॉपिक होते हैं, दीज आर हेट्रोटॉपिक। मतलब ये दूसरे एनिमल्स के ऊपर पूरी तरीके से खाने पीने के लिए डिपेंड होते हैं। जैसे ये केचुआ होता है, क्या खाता है, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े खाता है। ये प्लेनेरिया दिख रहा है, इस एनिमल का नाम प्लेनेरिया है। एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछा गया है इसके बारे में। प्लेनेरिया, इसमें हाई पावर ऑफ रीजनरेशन होता है। मतलब आपने एक वर्ड सुना होगा, जैसे छिपकली की पूंछ कहीं से टूट जाती है तो क्या होता है, नई पूंछ उग आती है। इस फिनोमिनोन को, इस टर्म को हम कहते हैं पुनरुद्भवन। मतलब क्या कहते हैं, रीजनरेशन। मतलब कोई भी ऑर्गन हुआ, डैमेज हो गया तो उसकी जगह पे क्या हुआ, वही ऑर्गन दोबारा रिप्लेस हो गया, मतलब वहाँ के सेल्स ने उस ऑर्गन को कंप्लीट कर दिया। तो इस कंडीशन को, इस फिनोमिनोन को क्या कहा जाता है, रीजनरेशन। तो ये जो प्लेनेरिया होता है, मान लीजिए छोटा सा प्लेनेरिया है, अगर हम इसको ये 20 टुकड़े करके पानी में डाल दें तो 20 प्लेनेरिया बन जाएंगे। तो इस वर्ड में अगर किसी एनिमल्स में सबसे ज़्यादा पावर ऑफ रीजनरेशन होता है तो किस में होता है, प्लेनेरिया में होता है। ये याद रखिएगा, प्लेनेरिया नोट डाल के लिख लीजिएगा कि प्लेनेरिया में क्या होता है, हाई पावर ऑफ रीजनरेशन। लिख लीजिएगा नोट में कि प्लेनेरिया हैव हाई पावर ऑफ रीजनरेशन। रीजनरेशन का मतलब क्या होता है कि दोबारा बनाने की क्षमता होती है। अगर हम इसके 20 या 50 जितने भी टुकड़े हम कर पाएँ करके पानी में डाल दें तो उतने ही प्लेनेरिया बन जाएंगे। अब एक बात बता सकते हैं कि जैसे जो ह्यूमन बॉडी होती है, इसमें ऐसा कौन सा ऑर्गन होता है जिसमें सबसे ज़्यादा पावर ऑफ रीजनरेशन होती है। तो ह्यूमन बॉडी में केवल एक लिवर ऐसा ऑर्गन होता है जिसमें पावर ऑफ रीजनरेशन की पावर होती है। मतलब वो अपनी जो सेल्स होती हैं, डैमेज सेल्स होती हैं, उनको दोबारा रिप्लेस कर सकता है। और सबसे कम किस में होती हैं, तो न्यूरॉन्स। तभी जो बॉडी का सबसे कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है वो नर्वस सिस्टम होता है। किस वजह से होता है, इसी वजह से होता है कि जो नर्व सेल्स होती हैं उनमें रिप्लेसमेंट नहीं होता है, वो उसी साइज़ की होती हैं, वो ना डिवाइड होती हैं ना संख्या में बढ़ती हैं। जितनी एम्ब्रियोनिक स्टेज में न्यूरॉन्स बनते हैं उतने ही लास्ट स्टेज तक न्यूरॉन्स उतने ही रहते हैं, वो संख्या में इंक्रीज ही नहीं होते हैं। इसी वजह से जो बॉडी का सबसे कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है वो कौन सा होता है, नर्वस सिस्टम होता है। और ह्यूमन में रीजनरेशन पावर किस ऑर्गन में होती है, लिवर में होती है। याद रखिएगा, काफ़ी बार क्वेश्चन आया है कि ह्यूमन बॉडी में या ऐसा कौन सा अंग है जिसमें पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है, तो आपका आंसर होगा लिवर। ठीक है, तो ये हो गया क्या,
एनेलिडा। तो ये फाइलम एनेलिडा के बारे देख लेते हैं। दे हैव सेगमेंटेड बॉडी, इनकी बॉडी कैसी होती है, सेगमेंटेड होती है, और इनकी बॉडी बहुत मॉइस्चर होती है, मतलब बहुत नम होती है। इनमें छोटी छोटी सीटीज पाई जाती है। इनमें जो लोकोमोशन होता है किसके थ्रू होता है, सीटी। आपने केचुआ देखा होगा, केचुए में छोटे छोटे रेड कलर के पैर दिखाई देते हैं, ऐसे ऐसे निकले हुए, उनको क्या कहा जाता है, सीटी कहा जाता है, ठीक है। और ये जो इसका एक मेन कैरेक्टर ये है, ये याद रखिएगा, दीज आर हर्माफ्रोडाइट, दीज आर हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट को हिंदी में बाईसेक्सुअल कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जो केचुआ होता है इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एक ही एनिमल्स में पाए जाते हैं, मतलब दोनों ऑर्गन्स जो होते हैं वो किस में होते हैं, एक ही सेम एनिमल्स में ही पाए जाते हैं। इस कंडीशन को क्या बोला जाता है, हर्माफ्रोडाइट। तो हर्माफ्रोडाइट का मतलब क्या होता है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दोनों ही सिस्टम एक ही बॉडी में पाए जाते हैं। तो ये हो गया हमारा एनेलिडा। इसके बाद में नेक्स्ट है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात आप ये याद रखिएगा कि ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा फाइलम है, बिगेस्ट फाइलम है। सबसे ज़्यादा अगर स्पीसीज किसी फाइलम में पाई जाती हैं तो किस में पाई जाती हैं, आर्थ्रोपोड्स में पाई जाती हैं। आर्थ्रोपोड्स, इन्हें आर्थ्रोपोड्स क्यों कहते हैं, आर्थ्रोपोड्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो एनिमल्स होते हैं इनके जो पैर होते हैं वो ज्वाइंटेड होते हैं। ज्वाइंटेड का मतलब दे हैव ज्वाइंटेड अपेंडेजेस। अपेंडेजेस को लेग्स बोलते हैं, लेग्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, पैर। तो ये जैसे मान लीजिए हम कॉकरोच ले लेते हैं। कॉकरोच जो होता है, आपने ध्यान से देखा है कि जो कॉकरोच होता है उसके पैर कैसे होते हैं, ज्वाइंटेड होते हैं। मच्छर देखा है, मच्छर के पैर कैसे होते हैं, ज्वाइंटेड होते हैं। बटरफ्लाई देखिए, बटरफ्लाई के जो पैर होते हैं कैसे होते हैं, ज्वाइंटेड होते हैं। तो ऐसे एनिमल्स जिनके पैर ज्वाइंट होते हैं जगह जगह से, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम किस फाइलम में रखा गया है, आर्थ्रोपोड्स में रखा गया है। याद रखिएगा, तो इसके लिख लेते हैं हम आर्थ्रोपोड्स, फाइलम आर्थ्रोपोडा। फाइलम आर्थ्रोपोडा के कैरेक्टर्स लिख लेते हैं। तो सबसे पहला कैरेक्टर क्या होता है, ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इनका जो ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, ऑर्गन सिस्टम का होता है, मतलब इनमें भी जितने बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स होते हैं सारे डेवलप होते हैं। अब ये याद रखिएगा, मच्छर दिखने में कितना छोटा होता है, उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम भी होगा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी होगा, सर्कुलेटरी सिस्टम भी होगा, जितने भी बॉडी के सिस्टम्स होते हैं सारे मच्छर में पाए जाते हैं। और मच्छर देखने में कितना छोटा होता है, ठीक है। तो ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया इनका। हाँ, इनका जो एक्सोस्केलेटन होता है, एक्सोस्केलेटन का मतलब होता है बाहरी संरचना। एक्सोस्केलेटन, स्केलेटन का मतलब होता है कंकाल, हिंदी में क्या कहते हैं, स्केलेटन को कंकाल कहते हैं। तो इनका जो बाह्य कंकाल होता है वो काइटिन का बना होता है। परसों मतलब जो हमारा पिछला चैप्टर था उसमें हमने जब डिस्कस किया था टैक्सोनॉमी को, उसमें हमने फंजाई डिस्कस किया। तो जो फंजाई की सेल वॉल थी वो भी काइटिन की बनी हुई थी, और इनका जो इसको एक्सोस्केलेटन होता है वो किसका बना होता है, काइटिन का बना होता है, ये याद रखिएगा। तो इनका जो एक्सोस्केलेटन है किसका बना था, काइटिन का। काइटिन क्या था, उस दिन बताया था, काइटिन क्या है, पॉलीसेकेराइड। क्या होता है, पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। इसका जो मेन कैरेक्टर है वो तो पहले डिस्कस कर चुके हैं, क्या है, दे हैव ज्वाइंटेड लेग्स। मतलब इनके जो पैर होते हैं कैसे होते हैं, ज्वाइंटेड होते हैं, आपस में जुड़े हुए होते हैं। किसी को भी देख लो, कॉकरोच, मच्छर, मक्खी की, जिसको भी देखना है देखना, उसके जो पैर होते हैं वो कहाँ से होते हैं, कई जगह से ज्वाइंटेड होते हैं। तो ऐसे एनिमल्स को किस में रखा गया है, आर्थ्रोपोड्स में रखा गया है। इनमें भी मेल बॉडी और फीमेल बॉडी अलग अलग होती है, डिफ्रेंशिएट होते हैं। तो लिख लेते हैं, मेल एंड फीमेल आर मतलब क्या है, इनमें जो मेल और फीमेल बॉडी क्या होती है, अलग अलग होती है। तो उनके जो सिस्टम होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं। इसके एग्जाम्पल लिख लेते हैं। एग्जाम्पल आप इधर ही देख लीजिए। ये क्या है, ग्रॉसहोपर। इसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, ये है क्या, ग्रॉसहोपर। दूसरा क्या है, तिलचट्टा। तिलचट्टे को हम क्या कहते हैं, कॉकरोच। कॉकरोच को तिलचट्टा कहते हैं। मच्छर हो गया, मक्खी हो गया, जितने भी एग्जाम्पल हैं ये किस में रखे गए, आर्थ्रोपोड्स में। तो लिख लेते हैं इसका एग्जाम्पल, ग्रासहोपर। ग्रासहोपर हो गया, हनी बी हो गई। हनी बी का मतलब मधुमक्खी।
ठीक है। तो ये क्या हो गया, आर्थ्रोपोड्स। आर्थ्रोपोड्स का जो मेन कैरेक्टर होता है क्या होता है कि इनके जो लेग्स होते हैं वो ज्वाइंटेड होते हैं, ऑर्गन लेवल ऑफ सिस्टम पाया जाता है इनमें, और क्या होते हैं, दे हैव ज्वाइंटेड लेग्स। एक्सोस्केलेटन इनका किसका बना होता है, काइटिन का बना होता है। काइटिन क्या होता है, पॉलीसेकेराइड होता है, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल क्या है, ग्रॉसहोपर हो गया, हनी बी हो गया, क्रेप। ये आप डायग्राम अगर देख रहे हैं तो ये मुझे बता देना था उसमें जो हमारा हमने अभी टीनोफॉर्स पढ़े थे, सीलेंट्रेटा पढ़ा था। सीलेंट्रेटा में ये जो होता है ये क्या है, सी एनिमोन। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, सी एनिमल। ये एक एनिमल्स होता है जो ये हर्मिट क्रेब है। ये क्या है, केकड़ा दिख रहा है, केकड़े के ऊपर क्या होता है, सहजीवन व्यतीत करता है। ये क्या करता है, इस केकड़े के ऊपर रहता है, तो केकड़े के थ्रू क्या होता है, इसमें मोशन होता रहता है, ये एक जगह से दूसरी जगह जाता रहता है, और इसमें ऊपर लेंटिकल्स होते हैं। लेंटिकल्स के थ्रू ये क्या करता है, शिकार को पकड़ता है, और शिकार के थ्रू क्या होता है, इस केकड़े को न्यूट्रिशन मिलता है। तो दोनों ही पॉजिटिव है। तो सहजीवन का मतलब होता है सहजीवन, इसको हम हिंदी में सिम्बायोसिस कहते हैं, इंग्लिश में सिम्बायोसिस कहते हैं, और हिंदी में क्या कहते हैं, सहजीवन कहते हैं। तो ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। सहजीवन क्या होता है, इसमें दोनों एनिमल्स को प्रॉफिट हो रहा है। जैसे सी एनिमल क्या है, इसको लोकोमोशन मिल रहा है, इसको एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं पड़ रहा है। किसके थ्रू जा रहा है, ये हर्मिट क्रेब के थ्रू जा रहा है, और हर्मिट क्रेब को इससे क्या मिल रहा है, न्यूट्रिशन मिल रहा है। तो इसमें क्या है, दोनों ही पॉजिटिव में जा रहे हैं। तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं, सिम्बायोसिस कहते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको सहजीवन बोलते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। इसके बाद में ये देख लीजिए, जैसे ये क्या है, मक्खी है, इसके देखिए ये जॉइंटेड लेग्स हैं, ये जॉइंटेड लेग्स हैं, ये जॉइंटेड है, यहाँ से जितने भी लेग्स हैं कैसे हैं, जॉइंटेड हैं। किस में आ गया, आर्थ्रोपोड्स में आ गया। ये है, ये बटरफ्लाइज होती हैं, इनके जो भी लेग्स होते हैं कैसे होते हैं, जॉइंटेड होते हैं। कभी ध्यान से देखिएगा, ये ग्रासहोपर है, इसके जो लेग्स होते हैं कैसे होते हैं, जॉइंटेड होते हैं। ये ग्रासहोपर मोस्टली जंगलों में पाया जाता है, और ये क्या करता है, दूसरे एनिमल्स के उससे खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्हीं के जैसे बिल्कुल बन जाता है। तभी इसकी जो स्किन का कलर है प्लांट की जो स्टेम होती है उसी के समान होता है। तो अगला है मोलस्का। कौन सा फाइलम है, मोलस्का, फाइलम मोलस्का। तो लिख लेते हैं फाइलम मोलस्का। फाइलम मोलस्का का जो मेन कैरेक्टर होता है, मेन लक्षण होता है, वो ये होता है कि बहुत ही सॉफ्ट बॉडी एनिमल्स होते हैं। इनकी जो बॉडी होती है कैसी होती है, बहुत ही सॉफ्ट होती है। मतलब इतनी सॉफ्ट होती है, इतनी कोमल होती है कि इनके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का आवरण पाया जाता है, ठीक है। तो इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, मोलस्कन्स में रखा गया है। जैसे आप ये एनिमल्स देख लिए, पाइला, ये पाइला दिखने में तो बाहर से कठोरा आवरण दिख रहा है, ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, लेकिन इसके अंदर एक छोटा सा एनिमल्स भी रहता है, उसको क्या कहते हैं, पाइला कहते हैं। बहुत ही सॉफ्ट बॉडी एनिमल्स होते हैं। ये है, ये क्या है, इसको हम एप्पल स्नेल बोलते हैं। इसमें क्या होता है, ये देखिए, ये बॉडी कैसी होती है, बहुत सॉफ्ट होती है, इसके ऊपर ये हार्ड कवरिंग होती है। ये क्या करती है, इसको दूसरे एनिमल्स से प्रोटेक्ट करती है। तो सबसे पहले इसके कैरेक्टर लिख लेते हैं कि दीज आर वेरी सॉफ्ट एनिमल्स। कैसे होते हैं, बहुत ही सॉफ्ट एनिमल्स होते हैं। दीज आर वेरी सॉफ्ट एनिमल, बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। दूसरा, एक्वाटिक होते हैं, एक्वाटिक भी होते हैं और लैंड पर भी रहते हैं। एक्वाटिक का मतलब पानी में रहते हैं, फ्रेश वाटर में भी होते हैं, मेराइन वाटर में भी होते हैं। जैसे ये ऑक्टोपस, ऑक्टोपस कहाँ होता है, मेराइन वाटर में होता है, समुद्र के पानी में होता है। लेकिन ये पाइला है, ये पाइला कहाँ होता है, फ्रेश वाटर में भी मिल जाता है, तालाब में भी मिल जाता है। छोटे छोटे शंख के जैसे जो स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं वो क्या होते हैं, उनके अंदर छोटे छोटे कीड़े रहते हैं। तो उन कीड़ों को किस में रखा गया, मोलस्कन्स में रखा गया है। तो ये पाइला हो गया। ये एप्पल स्नेल है, ये कहाँ रहता है, ज़मीन पर रहता है, कभी कभी पेड़ों पर भी दिखाई दे जाता है। तो ये क्या है, एप्पल स्नेल। तो ये कहाँ रहता है, लैंड पर रहता है। और ये जैसे ये हो गया, ऑक्टोपस हो गया, पाइला हो गया, ये कहाँ रहते हैं, पानी में रहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। और इनमें कैल्शियम कार्बोनेट का कवर पाया जाता है। तो लिख लेते हैं कि इनका जो कवर होता है वो किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का। इनमें जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है वो क्या होता है, ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन।
ठीक है। तो इसमें जो ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, मतलब इनमें जितने भी ऑर्गन के सिस्टम होते हैं सारे के सारे पाए जाते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम पाए जाते हैं, लेकिन इनमें ब्लड नहीं पाया जाता। ब्लड की जगह लिम्फ पाया जाता है, ये याद रखिएगा। इनके ब्लड में हीमोसाइन पाया जाता है, जिसकी वजह से इनके जो ब्लड होता है उसका कलर कैसा होता है, ब्लू कलर का होता है। मतलब पूरा ब्लू नहीं होता, बहुत लाइट होता है, वाइट कलर का ही होता है, लेकिन उनके ब्लड में हीमोग्लोबिन होता ही नहीं है, तो उसको हम क्या कहते हैं, लिम्फ कहते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं। एग्जाम्पल पाइला, एप्पल स्नेल और क्या है, ऑक्टोपस। ठीक है, तो एक बार हम इनको क्या कर लेते हैं, ओवरव्यू कर लेते हैं। ओवरव्यू में क्या करेंगे, देखेंगे कि जो फाइलम मोलस्का है कि कैसे होते हैं। दीज आर वेरी सॉफ्ट एनिमल्स। ये एनिमल्स कैसे होते हैं, बहुत ही सॉफ्ट बॉडी एनिमल्स होते हैं। एक्वाटिक होते हैं, लैंड होते हैं, मतलब पानी में भी पाए जाते हैं और ज़मीन पर भी पाए जाते हैं। और इनका जो कवर होता है कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। पाइला, एप्पल स्नेल और ऑक्टोपस इनके एग्जाम्पल हैं। अगला फाइलम है इकाइनोडर्मेटा। अगला फाइलम है इकाइनोडर्मेटा। जो इकाइनोडर्मेटा फाइलम के एनिमल्स होते हैं, दीज एनिमल्स हैविंग एकाइन्स ऑन देयर बॉडी, मतलब ऐसे एनिमल्स जिनकी बॉडी पे कांटे पाए जाते हैं, उनको किस में रखा गया है, इकाइनोडर्मेटा में रखा गया है। तो लिख लेते हैं कि इनकी बॉडी पे क्या पाए जाते हैं, कांटे। तो देयर बॉडी हैविंग स्पिक्यूल्स, मतलब इनकी बॉडी पे क्या होते हैं, स्पिक्यूल्स होते हैं, कांटे पाए जाते हैं। दीज आर मेराइन एनिमल्स, कैसे होते हैं, ये मेराइन एनिमल्स होते हैं। दीज आर मेराइन एनिमल्स। इसका एग्जाम्पल क्या है, स्टारफिश। क्या है इसका एग्जाम्पल, स्टारफिश, याद रखिएगा। सी एनिमल, सी कुकुम्बर। कुकुम्बर आपने देखा होगा, कुकुम्बर खीरा जैसा खीरा होता है, ऐसे समुद्र में भी खीरा पाया जाता है, लेकिन वो प्लांट में नहीं, वो एनिमल्स में रखा गया। वो किस में रखा गया, इसमें रखा गया, इकाइनोडर्म्स में। तो इकाइनोडर्म्स को देख लेते हैं। देयर बॉडी हैविंग स्पिक्यूल्स। स्पिक्यूल्स का मतलब होता है कांटे, इनकी बॉडी में कांटे पाए जाते हैं। ये कैसे होते हैं, मेराइन एनिमल्स होते हैं। एक चीज़ और याद रखिएगा कि इनका जो सिमेट्री होती है वो कैसी होती है, रेडियल सिमेट्री होती है। पूछ देते हैं कभी कभी एग्जाम्स में, इनकी जो सिमेट्री होती है कैसी होती है, रेडियल सिमेट्री होती है। मतलब इनकी बॉडी को दो बराबर भाग में डिवाइड कर सकते हैं कंप्लीटली। तो इनकी जो सिमेट्री होती है कैसी होती है, रेडियल सिमेट्री होती है। तो ये क्या हो गया, इकाइनोडर्मेटा। देयर बॉडी हैविंग स्पिक्यूल्स, दे आर मेराइन एनिमल्स, समुद्री एनिमल्स होते हैं, स्टारफिश और सी कुकुम्बर। और इनकी जो सिमेट्री होती है कैसी होती है, रेडियल सिमेट्री। अगला जो फाइलम है उसका नाम है हेमिकॉर्डेटा। क्या नाम है, हेमिकॉर्डेटा। पहले इनको कॉर्डेटा फाइलम में रखा गया, बाद में क्या हुआ कि कुछ कैरेक्टर्स ऐसे थे जो इनके कॉर्डेटा फाइलम के साथ में इन्होंने मैच नहीं किए, इस वजह से इसको एक अलग ही फाइलम में रख दिया गया, हेमिकॉर्डेटा। ये कैसे होते हैं, इनमें भी ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, ऑर्गन सिस्टम पाया जाता है। तो लिख लेते हैं ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, तो इनमें जो सिस्टम होता है, ऑर्गन सिस्टम होता है, ये मैराइन होते हैं। मैराइन का मतलब समुद्र में पाए जाते हैं। और इसका एग्जाम्पल है ये, इसका यह नाम होता है, एग्जाम्पल लिख लेते हैं बैलेनोग्लासस। इस एनिमल का नाम है बैलेनोग्लासस। ये किस में रखा गया है, हेमिकॉर्डेटा में रखा गया है। मतलब हेमिकॉर्डेटा में इसलिए रखा गया क्योंकि इसके लाइफ के किसी भी पेज में नोटोकॉर्ड नहीं पाया गया। तो ऐसे एनिमल्स जिनमें नोटोकॉर्ड पाया जाता है उनको कॉर्डेटा में रखते हैं, और जिनमें नोटोकॉर्ड नहीं पाया जाता उन्हें नॉन कॉर्डेट्स में रखते हैं। इसमें कुछ कैरेक्टर्स तो मैच कर रहे थे कॉर्डेटा फाइलम के साथ में, लेकिन इसके लाइफ के किसी भी फेज में
नोटोकॉर्ड नहीं पाई गई, इस वजह से इसको क्या किया कर दिया गया, हेमिकॉर्डेटा में रख दिया गया। तो आई होप ये आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, क्योंकि इसमें केवल और केवल हमने डिस्क्राइब किया है इनवर्टिब्रेट्स को। तो जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम डिस्क्राइब करेंगे वर्टिब्रेट्स को। तो वर्टिब्रेट्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे, ह्यूमन को पढ़ेंगे, बर्ड्स को पढ़ेंगे, रेप्टाइल्स को पढ़ेंगे, एवीज को पढ़ेंगे, एम्फीबियंस को पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो में जितना भी पढ़ा उसको एक बार हम ओवरव्यू कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, वर्गीकरण वर्गीकरण पढ़ा, एनिमल क्लासिफिकेशन। इसमें क्या पढ़ा, जंतु जगत का वर्गीकरण। इसमें हमने क्या पढ़ा, दीज आर मल्टीसेलुलर, मल्टीसेलुलर होते हैं, विषमभोजी होते हैं, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, और एनिमल्स कैसे होते हैं, कॉस्मोपॉलिटन्स होते हैं, मतलब सर्वव्यापी होते हैं। कॉस्मोपॉलिटन्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, सर्वव्यापी, हर जगह पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद वर्गीकरण का आधार सेल, सेल से क्या, टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से बॉडी। उसके बाद में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किसमें था, केचुए में था। सिमेट्री, एसिमेट्रिकल बॉडी पढ़ी, असममिति होती किसमें पाई जाती है, स्पंज में। रेडियल सिमेट्री, अरीय सममिति किसमें होती है, हाइड्रा और स्टारफिश में। बायलेटरल सिमेट्री, द्विपार्श्व सममिति, मतलब बॉडी दो बराबर भागों में डिवाइड हो जाती है, उसका एग्जाम्पल क्या है, ह्यूमन। उसके बाद में जो सबसे पहला फाइलम रहा है क्या है, प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉप और हेट्रोट्रॉप होता है। सेल वॉल पाई जाती है और इनमें कूटपाद भी पाए जाते हैं। इसका एग्जाम्पल है यूग्लिना और अमीबा। उसके बाद में जो नेक्स्ट है, ये देखिए अमीबा का डायग्राम, इसको डिस्क्राइब किया था पूरा। इसके बाद में ये फ्लैजिला होते हैं, यूग्लिना में क्या होते हैं, फ्लैजिला होते हैं, इसके थ्रू ये लोकोमोशन करता है। और पैरामीशियम में किसके थ्रू लोकोमोशन का मतलब होता है गति, आगे बढ़ता है। किसके थ्रू बढ़ता है, सीलिया के थ्रू आगे बढ़ता है। और इसमें इसे हम क्या कहते हैं, स्लीपर एनिमल्स भी कहते हैं। इसके बाद में जो नेक्स्ट था पोरीफेरा। पोरीफर्स में ऐसे एनिमल्स आ रहे थे जिनके बॉडी में पोर हो रहे थे, छिद्र हो रहे थे, उन एनिमल्स को किस में रखा गया, पोरीफर्स में रखा गया। तो दे हैव सेल, इनमें जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था कैसा था, सेलुलर लेवल का था। इनमें वाटर कैनाल सिस्टम पाया जाता है। ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि किस फाइलम के एनिमल्स में वाटर कैनाल सिस्टम पाया जाता है। तो किस फाइलम में, पोरीफर्स में वाटर कैनाल सिस्टम पाया जाता है। तो ये कैसे होते हैं, मैराइन होते हैं। इनका एग्जाम्पल क्या है, साइकॉन, स्काइफा और ल्यूकोसेलिनिया। इसके बाद में नेक्स्ट था नाइडेरियंस। नाइडेरियंस में इनका नाम इसलिए नाइडेरियन, इनमें नाइडोब्लास्ट होता है। नाइडोब्लास्ट का मतलब एक तरीके की सेल्स होती हैं, अगर इनके पास में कोई भी शिकारी आता है, मतलब इनको कोई खाने आता है, तो ये क्या होती है, ब्लास्ट हो जाती हैं। ब्लास्ट होने से एक लिक्विड सिक्रीट होता है जिसकी वजह से इनके चारों तरफ का जो एरिया होता है उसका कलर चेंज हो जाता है, इसलिए इसको हमने नाइडेरिया में रखा गया है। ठीक है, तो नाइडेरिया में क्या था, सीलेंट्रेट होते हैं, गुहा होती है, और इनमें ये मैराइन होते हैं, समुद्री होते हैं, मतलब समुद्र के पानी में पाए जाते हैं। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, और बॉडी के दो फॉर्म होते हैं, पॉलिप और मेड्यूसा। पॉलिप में क्या आता है, हाइड्रा, और मेड्यूसा में जेलीफिश। इसके बाद में टीनोफर्स। टीनोफर्स का मेन कैरेक्टर क्या था, ये बायोल्यूमिनेसेंस होते हैं, मतलब ये प्रदीप्त होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या था, ये मल्टी सेलुलर थे। दीज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इनमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और ये बायोल्यूमिनेसेंस। और ये जो टेंटिकल्स होते हैं ये कैसे होते हैं, पॉइजनस होते हैं। इसका एग्जांपल है सी गूसबेरी। नेक्स्ट हमारा फाइलम रहा है क्या, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ। प्लेटीहेल्मिन्थ इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बहुत ही फ्लैट एनिमल्स होते हैं, एकदम चपटे क्रमी होते हैं। दूसरे और जो एनिमल्स होते हैं उनके ऊपर क्या होते हैं, ये पैरासिटिक फॉर्म में पाए जाते हैं। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है इनमें, फ्लैट एनिमल होते हैं, और ये पैरासिटिक फॉर्म में पाए जाते हैं। इसका एग्जांपल क्या है, फ्लैटवर्म, ये फीता क्रमी। इसको क्या कहते हैं, टीनिया सोलियम कहते हैं। और इसमें सारे क्रमी रखे गए हैं, हेल्मिन्थ का मतलब ही होता है क्रमी। इसके बाद में जो नेक्स्ट है निमेटोडा। निमेटोडा में क्या था, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था, मतलब ऑर्गन्स थे इनमें। इनका डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट था, मेल एंड फीमेल बॉडीज अलग अलग थी। और इसका एग्जांपल क्या है, स्कैरिस। और ये ह्यूमन में पैरासिटिक फॉर्म में पाया जाता है, ये याद रखिएगा, स्कैरिस ह्यूमन की इंटेस्टाइन में पैरासिटिक फॉर्म में पाया जाता है। अगला क्या है, एनेलिडा। एनेलिडा क्या थे, इनमें ये इनकी जो बॉडी होती कैसी होती है, सेगमेंटेड एनिमल्स होते हैं। इनकी बॉडी सेगमेंटेड में डिवाइड होती है, तो इनकी बॉडी सेगमेंटेड थी। ऑर्गन सिस्टम था, हेट्रोट्रॉपिक थे, और प्लेनेरिया में सबसे ज़्यादा पावर ऑफ रीजनरेशन पाया जा रहा था, मतलब पुनरुद्भवन की सबसे ज़्यादा क्षमता किसमें थी, प्लेनेरिया में थी। इसके एग्जाम्पल ये हो गया एनेलिडा और प्लेनेरिया। और इनमें ये कैसे होते हैं, हर्माफ्रोडाइट होते हैं, मतलब बाइसेक्सुअल होते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट था आर्थ्रोपोड्स। आर्थ्रोपोड का मेन कैरेक्टर क्या था, दे हैव जॉइंटेड लेग्स। इनके जो पैर होते हैं कैसे होते हैं, जॉइंटेड होते हैं।
ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, एक्सोस्केलेटन काइटिन का बना होता है, पॉलीसेकेराइड्स होती है कार्टिन, उसके बाद में दे हैव जॉइंटेड लेग्स, और मेल और फीमेल बॉडीज इनमें अलग अलग होती हैं। एग्जाम्पल क्या हो गया, ग्रास होपर हो गया, हनी बी हो गया, और कॉकरोच हो गया, मच्छर मक्खी, बटरफ्लाई, जितने भी। सबसे बड़ा जो फाइलम है बर्ड में वो कौन सा है, आर्थ्रोपोड्स है। तो लिख लेते हैं लार्जेस्ट फाइलम, लार्जेस्ट फाइलम। इसके बाद में नेक्स्ट जो फाइलम था वो क्या था, मोलस्का। मोलस्का ये सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है, याद रखिएगा, सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम। फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम क्या था, आर्थ्रोपोड्स था, और जो सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है ये क्या है, मोलस्का है। ये कैसे होते हैं, बहुत ही सॉफ्ट बॉडी एनिमल्स होते हैं, इनकी जो बॉडी होती है बहुत ही सॉफ्ट होती है, कैल्शियम कार्बोनेट के कवर से ढकी हुई होती है, तो दे आर वेरी सॉफ्ट एनिमल्स। एक्वाटिक होते हैं, लैंड में भी पाए जाते हैं, और इनका जो कवर होता है कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, और ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनमें पाया जाता है। इसके एग्जाम्पल क्या है, पाइला, एप्पल, स्नेल और ऑक्टोपस। इसके बाद में जो नेक्स्ट है इकाइनोडर्मेटा। इकाइनो का मतलब भी होता है इकाइंस। इकाइंस का मतलब क्या होता है, कांटे। ऐसे एनिमल्स जिनकी बॉडी पर कांटे पाए जाते हैं उनको किस में रखा गया, इकाइनोडर्मेटा में रखा गया। तो देयर बॉडी हैविंग स्पिक्यूल्स, स्पिक्यूल्स को भी कांटे ही बोलते हैं। उसके बाद में दे आर मैराइन एनिमल्स। इसके एग्जाम्पल क्या है, स्टारफिश और सी कुकुम्बर, और इसकी जो सिमेट्री होती है कैसी होती है, रेडियल सिमेट्री होती है। इसका एग्जाम्पल है स्टारफिश और सी कुकुम्बर। उसके बाद में जो लास्ट है उसका नाम क्या है, हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा में ऐसे एनिमल्स रखे गए हैं जिसमें कुछ तो कॉर्डेट्स होते हैं और उनमें जो कैरेक्टर्स होते हैं वो ज़्यादातर नॉन कॉर्डेट्स के होते हैं, इसलिए इनको हेमिकॉर्डेटा में रखा गया है। इसमें ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, और ये कैसे होते हैं, मेराइन होते हैं, और ये समुद्र के पानी में पाए जाते हैं। तो ये आज हमारे वर्टिब्रेट्स का फाइलम कंप्लीट हो गया। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम बात करेंगे वर्टिब्रेट्स की, मतलब जो वर्टिब्रेट्स होते हैं, वर्टिब्रेट्स का मतलब ऐसे एनिमल्स जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, उनके बारे में हम बात करेंगे, जिनमें हम पढ़ेंगे पक्षियों को, रेप्टाइल्स को, मैमल्स को और एम्फीबियंस को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा।